प्लांट के बारे में बहुत चर्चा होती है, तो उसकी बहुत उत्सुकता होती है लोगों को जानने की ये एक्चुअली क्या ट्रीटमेंट है और किस रोगों में इस पे काम हो सकता है, कहाँ पर ये यूजफुल हो सकती है। तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट दो मुख्य विभाग में इसकी बात कर सकते हैं। एक है ब्लड के रोग, खून के रोग और कुछ ब्लड कैंसर, और दूसरा एरिया है बाकी सारे रोग जैसे हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम, डायबिटीज वगैरह। तो ब्लड के प्रॉब्लम में और कैंसर्स में कई सारे केसेस में ये प्रूवन थेरापी है, पर हार्ट, डायबिटीज, ब्रेन वगैरह में ये अभी भी एक्सपेरिमेंटल है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो प्रूवन है, जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, उसकी ही बात करेंगे। तो आइए उसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो ये टॉक में हम इतने पार्ट्स कवर करेंगे कि ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ब्लड और कैंसर में कहाँ पर यूज हो सकता है, कहाँ जो प्रूवन ट्रीटमेंट है, जो प्रूवन इंडिकेशन है, उसके बारे में बात करेंगे। कैसे करते हैं, एक्चुअली क्या होता है इसमें, और उसके सारे जो अलग अलग शब्द हैं वो क्या उसका अर्थ होता है, इसमें रिजल्ट्स कैसे हो सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट है, और उसके कॉस्ट क्या लग सकते हैं, और उसमें क्या नया है। क्योंकि ये ट्रीटमेंट जो है ये ब्लड के रोगों में लगभग 30 साल ऊपर से ये हो रही है। ये हमारा एक थैलेसीमिया का पेशेंट था जो 3 साल पहले जिसका ट्रांसप्लांट किया गया था। थैलेसीमिया जैसी बीमारी जिसमें लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, ये बच्चे को 3 साल से अब ट्रांसप्लांट के बाद कुछ महीनों के बाद से कोई ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं हो रही है। ये एक एक्यूट ल्यूकेमिया, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर का सबसे भारी प्रकार होता है, उसके लिए उसको ट्रांसप्लांट किया गया था आज से लगभग 5 साल पहले। ये पेशेंट की उम्र तब लगभग 25-28 साल थी और उसके ब्लड काउंट, उसके व्हाइट सेल काउंट तब 1,80,000 से ज्यादा थे। तो ऐसे बहुत हाई रिस्क रोग होने के कारण उसके माँ बाप की इच्छा थी कि जो बेस्ट ट्रीटमेंट है आज की तारीख में वो उसको दी जाए, और सो उसको स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी के बाद ट्रांसप्लांट किया गया और आज वो कम्प्लीटली डिसीज फ्री है और टोटली नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। ऐसे ही एक पेशेंट हॉजकिन लिम्फोमा के जो 6 साल की उम्र में हमारे पास आए थे आज से लगभग 7 साल पहले, और तब उसको 8 महीना कीमोथेरेपी के बावजूद उसके जो कैंसर गया नहीं था, तो जिसको हम प्राइमरी रिफ्रैक्टरी हॉजकिन लिम्फोमा बोलते हैं, या बहुत ही डिफिकल्ट रेजिस्टेंट टाइप का लिम्फोमा, ऐसे केसेस में ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई ट्रीटमेंट से क्योर होने की संभावना नहीं होती है। ये पेशेंट को भी आज 7 साल हो गए ट्रांसप्लांट किए हुए और वो भी कम्प्लीटली डिसीज फ्री है, आज 12 साल का हो गया है। ऐसे ही और एक पेशेंट है जिसको एप्लास्टिक एनीमिया, माने खून सूख जाना, तो ब्लड जिसके सारे काउंट बहुत ही कम हो गए थे, नॉर्मल जो होते हैं उससे 10% से भी कम, और उसको आज ट्रांसप्लांट किए हुए लगभग 3 साल हुए, आज उसके सारे काउंट कम्प्लीटली नॉर्मल है। और ये आज अभी का उसका पिक्चर है, आप देख रहे हैं टोटली नॉर्मल है। ये अपना सारा काम खुद कर रही हैं, स्टडी कर रही हैं। ऐसे ही और एक पेशेंट क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया के, जिन्होंने इमैटिनिब, डेसाटिनिब वगैरह जो ल्यूकेमिया की, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया की स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो सारी ले चुके थे और उनका रोग रेजिस्टेंट हो गया था। तो वो आए हमारे पास, तब उनके प्लेटलेट काउंट 3.2 मिलियन या 32 लाख हो गए थे और व्हाइट सेल काउंट भी 70,000
70,000 से ज़्यादा रहते थे। तो ऐसी पोजीशन में उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उनको आज ट्रांसप्लांट को 5 साल हो गए। उनका PCR टेस्ट जो कि CML की जड़ों तक देखता है वो कम्प्लीटली नॉर्मल है और तब से नॉर्मल रह रहा है। तो क्या है ये ट्रांसप्लांट या हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट? पहले जिसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि पहले स्टेम सेल सिर्फ बोन मैरो से एक ही सोर्स से आते थे, तो तब ये ट्रांसप्लांट ज्यादा डिफिकल्ट था। डोनर के लिए भी सेल्स लेना डिफिकल्ट था। ऑपरेशन रूम में ले जाके अंडर एनेस्थेसिया स्टेम सेल निकालने पड़ते थे। फिर लगभग 20-25 साल पहले ये नया मेथड आया, पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल्स। इसके आने के कारण ट्रांसप्लांट क्षेत्र में बहुत एडवांसेस आए और बहुत सारे ट्रांसप्लांट होने लगे, क्योंकि अब पेरिफेरल ब्लड से डायरेक्टली ब्लड से स्टेम सेल निकाले जा सकते हैं। तो ये कन्वीनियंस बहुत हो गया डोनर के लिए, पेशेंट के लिए, सबके लिए। फिर और एक नया सोर्स आया कॉर्ड ब्लड, जो गर्भनाल बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड के स्टेम सेल्स। तो इसके आने के कारण कुछ और लोगों तक ट्रांसप्लांट पहुंच सका, खासकर छोटे बच्चों के लिए। तो ये सब ऑप्शन के कारण ट्रांसप्लांट आज बहुत सारे हो रहे हैं और दुनिया भर में लगभग 50,000 से ज्यादा ट्रांसप्लांट ब्लड के रोगों के लिए और कैंसर के लिए हर साल होते हैं। और इन सब को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बदले एक नाम, जो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के नाम से जाना जाता है। कुछ शब्द जो आपको शायद सुनने मिले, तो क्या क्या अलग अलग ट्रांसप्लांट के पार्ट्स होते हैं या उसके समझ जो होती है। तो हर एक पेशेंट में स्टेम सेल्स जो है दूसरे के नहीं लेने पड़ते हैं। इनफैक्ट ज्यादातर पेशेंट में ऑटोलॉगस मतलब खुद के ही स्टेम सेल लेके काम किया जा सकता है, जिसको बोलते हैं ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। और दुनिया भर में आज भी ज्यादातर ट्रांसप्लांट इस तरह से होते हैं। एलोजेनिक जो है मतलब किसी और के स्टेम सेल्स लेके, डोनर सेल्स लेके, इसके नंबर भी अभी काफी बड़े हैं और धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें HLA नाम का एक टेस्ट मैचिंग करना बहुत जरूरी होता है, ना कि ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप अलग हो सकता है पर HLA सेम होना जरूरी है। ज्यादातर एलोजेनिक ट्रांसप्लांट विश्व में अब तक मैच सिबलिंग होते हैं, जैसे कि अपने खुद के ब्रदर या सिस्टर, भाई या बहन का मैचिंग, और वो भी 100% मैच। 6/6 पॉइंट्स, 6 में से 6 पॉइंट मैचिंग होने चाहिए, जिसमें HLA के A, B और DR नाम के पॉइंट्स, उसके 2-2 पॉइंट मैच करके 6 पॉइंट मैच किए जाते हैं, जिसको कई लोग 100% मैचिंग भी बोलते हैं। अब सारे लोगों के पास सगे भाई बहन होते नहीं हैं या उनका मैचिंग नहीं मिलता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जा सकता है? तो एक नया पद्धति आया लगभग 15-20 साल पहले, मैच अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट, जिसमें विश्व में बहुत सारे वॉलंटरी डोनर्स, 2 करोड़ से ज्यादा स्वैच्छिक दाता हैं स्टेम सेल के विश्व भर में, खास करके यूरोप और अमेरिका में, जो अपने सेल्स किसी भी पर्सन के साथ अगर मैच होते हैं, कोई पेशेंट के साथ, तो वो देने के लिए तैयार है। और उसमें ये 6 के बदले नॉर्मली 8 से 10 पॉइंट मैचिंग होना जरूरी होता है। अगर बहुत जरूरी है तो रिस्क लेके थोड़ा कम मैचिंग से भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इंडिया में ऐसी रजिस्ट्री बहुत कम है और अभी अभी शुरू हुई है। इंडिया में टोटल कुल मिला के 1 लाख से भी कम लोग अभी रजिस्टर्ड हुए हैं। पर ये बहुत ही सेफ है स्टेम सेल देना। ये आप समझ सकते हैं कि विश्व भर में ऑलरेडी 2 करोड़ लोग इसमें रजिस्टर हो चुके हैं। और मुझे बताते ये खुशी है कि मैं खुद और मेरी टीम के ज्यादातर डॉक्टर और स्टाफ भी इसमें इंडिया की रजिस्ट्रीज में रजिस्टर हुए हैं, स्वैच्छिक
दाता बनने के लिए। जिनके 6 पॉइंट मैच नहीं मिल रहे हैं वैसे ट्रांसप्लांट को मिसमैच ट्रांसप्लांट कहते हैं। उसमें भी जिनके सिर्फ हाफ ही मैच है, 6 में से 3 मैच या आधा मैच, उसको हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट बोलते हैं। और जिसमें नॉर्मली फैमिली डोनर होते हैं, जो माता पिता हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं या सगे भाई बहन हो सकते हैं, इसको हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट बोलते हैं, जिसकी हम कुछ बात बाद में करेंगे। ये सबसे एक्साइटिंग नया जो एडवांस है ट्रांसप्लांट के फील्ड में। अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट जो गर्भनाल के स्टोर किए हुए, जैसे बच्चे का जब जन्म होता है तो जो गर्भनाल जो है, कॉर्ड है, वो बच्चे को और मदर को जोड़ती है। इस नाल में अबाउट 100 ml ब्लड होता है और ये स्टेम सेल में काफी रिच होती है, तो ये नॉर्मली फेंक दी जाती है, उसका कोई यूज नहीं होता है। तो कुछ सालों पहले रिसर्चर्स ने ये ढूंढ निकाला कि इसमें बहुत स्टेम सेल होते हैं और ये वेस्ट होता है। तो अब इसके स्टेम सेल निकाल के वो बच्चे का कॉर्ड क्लैंप करने के बाद उसमें से स्टेम सेल निकाल के ये स्टोर कर सकते हैं। और ये जब स्टोर किए जाते हैं पब्लिक कॉर्ड ब्लड बैंक में, तो जैसे अपने ब्लड बैंक में ब्लड स्टोर करते हैं और किसी को भी यूज हो सकता है, इस तरह ये भी किसी को भी यूज में आ सकता है। प्राइवेट कॉर्ड ब्लड बैंक जो कि खुद अपने ही लिए यूज करती है, स्टोरेज करती है, उसमें से ट्रांसप्लांट में होने की संभावना बहुत कम होती है। तो विश्व भर में जैसे अपने बात हुई कि ट्रांसप्लांट बहुत बढ़ रहा है नंबर्स, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो अब डॉक्टर्स को, पेशेंट्स को, सबको ज्यादा से ज्यादा पता चल रही है। और क्योंकि ऐसे कई रोग हैं जिसमें और चीजों से क्योर होने की संभावना नहीं है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट सबसे ज्यादा है, खुद के सेल्स लेके ट्रांसप्लांट करना, ये अमेरिका का नंबर है, तो ये सबसे ज्यादा है। और उससे कम है ये एलोजेनिक ट्रांसप्लांट, जिसमें अपने सगे फैमिली मेंबर का लेके या फैमिली में से बाहर के रजिस्ट्री से लेके ट्रांसप्लांट किया जाता है। और किन रोगों के लिए ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो मल्टीपल माइलोमा में सबसे ज्यादा ट्रांसप्लांट होते हैं। अमेरिका में जैसे 2011 में सिर्फ माइलोमा एक रोग के लिए ऑलमोस्ट 7000 ट्रांसप्लांट किए गए। नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा के लिए लगभग 4000 ट्रांसप्लांट किए गए। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया के लिए लगभग 3000 ट्रांसप्लांट किए गए। और ल्यूकेमियाज हैं जैसे एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया, फिर माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसीजेस, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया, और कुछ रोग जो कि कैंसर नहीं है, और कुछ अलग कैंसर्स जैसे जर्म सेल ट्यूमर, टेस्टिकुलर कैंसर्स वगैरह, और हॉजकिंस डिसीज, ये इतने रोगों के लिए ज्यादातर ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। बच्चों में भी ट्रांसप्लांट बहुत होते हैं। 20 साल की उम्र से कम जो अमेरिका में 2000 में ट्रांसप्लांट हुए, उसमें ये इस प्रकार से उसमें भी अलग अलग एलोजेनिक 1500 ट्रांसप्लांट हुए, ऑटोलॉगस 900 हुए। कहने का मतलब ये है कि बच्चों में भी ये जो ट्रांसप्लांट है वो कर सकते हैं सेफली। इनफैक्ट बच्चों में जो है ट्रांसप्लांट टॉलरेट बेहतर होता है और उसके कुछ जो रिएक्शंस हैं वो बच्चों में कम होते हैं। तो इस कारण से बच्चों में बहुत बड़ी उम्र के पेशेंट की कंपैरिजन में ट्रांसप्लांट की सेफ्टी ज्यादा है। अगर हम डिटेल में जाते हैं तो किन रोगों में ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट, जो खुद के सेल्स लेके ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जो रोग हमने पहले देखे, मल्टीपल माइलोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, हॉजकिंस लिम्फोमा, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया के कुछ स्पेसिफिक रोगों में,
न्यूरोब्लास्टोमा, जर्म सेल ट्यूमर्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में जो रोग नॉर्मली हेमेटोलॉजिस्ट ट्रीट नहीं करते हैं, पर इसमें भी कुछ संशोधन हुए हैं और ट्रांसप्लांट होते हैं, और एमिलोइडोसिस। एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में कौन कौन से रोगों में होता है ट्रांसप्लांट, उसका लिस्ट बहुत लंबा है और लगभग 50 से ज्यादा रोगों में ये एलोजेनिक ट्रांसप्लांट बहुत फायदे कर सकता है, जिसमें से कुछ रोग हमने ऑलरेडी आगे डिस्कस कर चुके हैं और कुछ हम आगे देखेंगे। ये कैंसर के अलावा जो एलोजेनिक ट्रांसप्लांट के इंडिकेशंस हैं, उसमें एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया मेजर, ये विश्व में सबसे ज्यादा ट्रांसप्लांट इन दोनों रोगों में होता है ब्लड कैंसर के सिवा। सिकल सेल डिसीज, प्योर रेड सेल एप्लेजिया और एक कुछ और रोग है पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों के जेनेटिक डिसीजेज हैं जिसमें ट्रांसप्लांट से क्योर होने की संभावना बहुत अच्छी होती है, और ये जनरली बहुत छोटी उम्र में इसका निदान होता है, और अगर पहले कुछ सालों में ही ट्रांसप्लांट हो जाए तो इनके हमेशा के ठीक होने की संभावना बहुत अच्छी रहती है। तो इसमें क्या करते हैं? ट्रांसप्लांट शब्द जब आता है लोग यही सोचते हैं कि कुछ प्रकार का ऑपरेशन होगा, कोई बड़ा सर्जरी होगा। ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में कोई भी प्रकार का ऑपरेशन नहीं होता है, कोई भी प्रकार का सर्जरी नहीं होता है। पूरे टाइम जो एवरेज 3 से 4 हफ्ता पेशेंट को हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, वो सारा एक ही रूम में रहना होता है, और वो यूनिट में घूम सकते हैं, टीवी देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं। उसमें कुछ दिन ऐसे होते हैं जब पेशेंट ज्यादा बीमार हो सकता है, बुखार हो या खाना ना खा पाए, वॉमिटिंग हो, पर ज्यादातर टाइम जो है वो पेशेंट घूमते फिरते रहते हैं और एक अपने स्पेशल रूम में रहते हैं जहां पे उनके इम्यूनिटी कम होने के कारण उनको फिल्टर्ड एयर होती है रूम में, और कुछ स्पेशल प्रिकॉशन रखे जाते हैं। जो ट्रांसप्लांट होता है सेल्स का, वो कोई शरीर में कट करके नहीं किया जाता है, पर स्पेशल लाइन है, एक सेंट्रल लाइन जिसको बोलते हैं, जैसे किसी को ब्लड चढ़ाते हैं इसी तरह ये सेल्स दिए जाते हैं। पर ये सेल्स बॉडी में ठीक से काम कर सकें और पेशेंट को कम से कम रिएक्शन हो, उसके लिए आगे पीछे इसके बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसमें बहुत अलग अलग दवाइयां होती हैं। ट्रांसप्लांट के बाद कई बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, प्लेटलेट्स देने पड़ते हैं, और बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इन शॉर्ट इसमें कोई ऑपरेशन नहीं आता है। ट्रांसप्लांट कैसे काम करता है? ट्रांसप्लांट जो सेल्स हैं, ये सेल्स ऑन्कोलॉजिस्ट को, कैंसर स्पेशलिस्ट को या ब्लड स्पेशलिस्ट को इन 3 चीजों में हेल्प करते हैं। एक जैसे सपोर्टिव केयर, माने ये हमें हाई डोजेज ऑफ कीमोथेरापी देने के लिए सपोर्ट करते हैं। जब हम हाई डोज कीमोथेरापी देते हैं ये खराब कैंसर्स को निकालने के लिए, तो बोन मैरो जो है वो खाली हो जाता है, तो ब्लड के नॉर्मल सेल्स बनने की प्रक्रिया जो है वो टेम्पररी एकदम बंद हो जाती है। तो अब ये बोन मैरो को वापस लाने के लिए ये स्टेम सेल्स दिए जाते हैं। तो इस तरह हम हाई डोज कीमोथेरापी भी दे सकते हैं और पेशेंट की बोन मैरो वापस भी ला सकते हैं। और उसको अलग तरीके से समझें कि जैसे अपने खेत में एक बार हम पूरा जो पुराना जो है वो एक बार पूरा खेत साफ कर देते हैं, और हम उसमें बियारण जो बीज देते हैं वो फिर से पूरा खेत उगाने में हमें हेल्प करता है। इसी तरह स्टेम सेल्स जो है वो पूरा वापस लाने में हेल्प करता है। कुछ केसेस में ग्राफ्ट वर्सेस ल्यूकेमिया नाम की एक इफेक्ट है जो भी बहुत हेल्पफुल है। ये ऑटोलॉगस में नहीं होती है, ये एलोजेनिक में ये दोष होती है। जो डोनर के सेल्स हैं वो एक्स्ट्रा इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, रोग प्रतिकारक शक्ति, जो कि कैंसर को सालों साल तक कंट्रोल में रखने या पूरे निकाल देने में
हेल्पफुल होती है कीमोथेरापी के बाद भी, क्योंकि कीमोथेरापी तो शरीर में से 1-2 दिन में चली जाती है, पर ये जो है ये कंटिन्यूअस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती रहती है। थैलेसीमिया या सिकल सेल या और जो कुछ रोग हैं जिसमें सिर्फ बॉडी में एक जीन की कमी है, बाकी सारा शरीर टोटली नॉर्मल है, ऐसे रोगों में स्टेम सेल्स ये जीन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि बॉडी में कंप्लीट नॉर्मल जीन हो जाए, तो वो पहले जैसे जो नॉर्मल लोग होते हैं उस तरह उनका जीन हो जाए और थैलेसीमिया है तो ब्लड बनाने लगे, इस तरह। तो इन शॉर्ट जैसे हमें बात हुई कि हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ये कोई एक्सपेरिमेंटल चीज नहीं है, ये एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट है और दुनिया भर में बहुत सालों से हो रही है। ये मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में, गाइडलाइंस में, सब जगह पे इसको एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट की और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के रूप में लिखा जाता है। कुछ लोग हमें पूछते हैं कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट क्या इंश्योरेंस वगैरह पे करेंगे? जरूर करते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। तो मेडिक्लेम है या गवर्नमेंट की कोई रिइंबर्समेंट स्कीम्स हैं जैसे ESIC है वगैरह वगैरह, ये सारे जो हैं ये पेमेंट करते हैं इसका। जिस तरह से कोई भी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट का पेमेंट होता है इसी तरह से इसका भी पेमेंट होता है। रिसर्च इसको और सुधारने में लगा हुआ है, पर अभी जो है वो डेफिनेटली स्टैंडर्ड है। इसमें बहुत सारी टीम वर्क की जरूरत रहती है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल चाहिए, साथ में अलग अलग स्पेशलिस्ट की हेल्प की जरूरत होती है, ब्लड बैंक चाहिए, इन्फेक्शन ना हो इसके लिए फिल्टर्ड एयर वाले रूम, स्पेशल नर्सिंग केयर चाहिए। पेशेंट को हमें बहुत सिखाना पड़ता है कि वो क्या ध्यान रखें जिससे उनको इन्फेक्शन ना लगे, उनको इन्फेक्शन लगने की संभावना कम हो, उसके लिए हम स्पेशल प्रकार के IV लाइंस डालते हैं जिसको हिकमैन कैथेटर या पर्माकैथ वगैरह बोलते हैं। हॉस्पिटल में माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी वगैरह सपोर्ट अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें जब होती हैं तो ट्रांसप्लांट में रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं। ट्रांसप्लांट एक इजी ट्रीटमेंट नहीं है और ये ट्रीटमेंट में कोई भी दर्दी के लिए नहीं करते हैं। जिनके रोग ठीक होने की संभावना और ट्रीटमेंट से बहुत कम है या नहीं है, ऐसे ही रोगों में ट्रांसप्लांट किया जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत, इतनी सेफ्टी के बावजूद कुछ लोगों को इसमें लाइफ का रिस्क हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि अगेन अमेरिका के नंबर्स हैं 2010-11 के, तो एक्यूट ल्यूकेमिया के ये ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट की हम बात करें, खुद के स्टेम सेल्स लेके, जिसमें सेफ्टी ओवरऑल काफी ज्यादा है, तो एक्यूट ल्यूकेमिया के ये ट्रांसप्लांट में 2 से 3% लोगों की ट्रांसप्लांट के कारण लाइफ का रिस्क हो सकता है। नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में ये 5 से 12% तक लाइफ का रिस्क हो सकता है, और हॉजकिन लिम्फोमा में लगभग 2 से 3% और मल्टीपल मायलोमा में लगभग 2%। तो ओवरऑल जो है, अगर ये जो है रेजिस्टेंट रोग है बहुत ज्यादा और ऐसे कंडीशन में ट्रांसप्लांट करते हैं, तो एक्टिव रेजिस्टेंट डिसीज के साथ रिस्क 10% से ज्यादा है, बाकी सारे में 5% या कम है। एलोजेनिक ट्रांसप्लांट वो भी अगर 100% मैच फैमिली मेंबर के साथ, ब्रदर या सिस्टर के साथ, तो ये डिपेंड करता है रोग के ऊपर। ये बहुत एडवांस रोग है तो रिस्क ज्यादा है, अर्ली स्टेज है तो रिस्क कम है। जैसे अर्ली स्टेज है तो ज्यादातर केस में ये 10% से कम है, पर जैसे हम एडवांस स्टेज में जाते हैं ये 10% से बढ़ता है, 20% या ज्यादा भी रिस्क हो सकता है। तो ये समझना जरूरी है कि ट्रांसप्लांट कोई ऐसा जादुई मैजिकल ट्रीटमेंट नहीं है कि जिसमें सारी चीजें सब अच्छी हैं, और इसके पेशेंट की चॉइस भी केयरफुली करनी चाहिए
और पेशेंट को भी ये समझना जरूरी है कि वो जितना टाइम से करवाते हैं, अर्ली स्टेज में करवाते हैं तो रिजल्ट बेहतर है, जितना एडवांस स्टेज में जाते हैं उतने रिजल्ट कम हो जाते हैं। ये चाहे कोई भी रोग ले।